अच्छा, क्लास 8 मैं जो करने जा रहा हूँ, इसके पहले मैंने आप लोग को एक कहानी पढ़ा रहा था, वापसी, जिसमें एक पात्र हैं। आप लोगों को मैंने बोला भी था, इसमें कहानी का लेखक है उषा प्रियवंदा और गजाधर बाबू जो एक रेलवे में क्लर्क हैं, उनका नौकर है गणेशी। वहाँ से वो रिटायरमेंट होकर अपने घर जाते हैं। तो क्लास 8 ये तो समझ में आ गया कि गणेशी बाबू रिटायरमेंट हो गए और वो अपने गांव भी जाते हैं, यानी वो शहर में, जहाँ दूर शहर में जाते हैं, वे सोच के जाते हैं कि उनकी बीवी उनको सम्मान करेगी, उनके बच्चे उनको सम्मान करेंगे। परंतु उनके बड़े लड़के का शादी हो चुका है, छोटा लड़का पढ़ रहा है और लड़की भी पढ़ रही है। लेकिन इनके जाने के बाद घर का माहौल अलग हो जाता है। जो लोग पहले मालिक था वो लोग अब इनके अंडर में आ जाते हैं। अब इसका लेकर खिटपिट घर में चालू हो जाती है। वो अपने लड़की को जो शाम को घूमने निकल जाती है अपनी सहेली के घर, जहाँ पर बड़े बड़े लड़के हैं, गजाधर बाबू को अच्छा नहीं लगता है। वे उससे बोल देते हैं कि शाम का खाना तुम बनाओगी और सुबह का खाना बहू को बोल देती हैं। अब यह होने के बाद बसंती यानी उनकी लड़की जो खाना बनाती है वह खाना खाने योग्य नहीं है। फिर कुछ दिन बाद उन्हें सुनने को मिलता है कि बड़ा बेटा और बड़ा बहू दूसरे जगह शिफ्ट होने का सोच रहे हैं। पहले क्या था, ये बरामदे में रह जाते थे, अब जाते आते जो भी सामने पड़ता था टोका टोकी हो जाता है। ऑटोमेटिक होता है कि जो उस गेट पर रहेगा वो दरवान है और घर का बुजुर्ग जो है वो तो मालिक है तो पूछेगा। अब लेकिन ये बात दूसरों को खराब लगता था। अब उनका बिस्तर को उठाकर एक छोटा सा रूम में, जिसमें सामान स्टोर रूम जिसे हम लोग कह सकते हैं, उसमें ले जाकर रख देता है। अब यहाँ से कहानी को मैं आगे करूँगा। अब आप लोग इस कहानी को मैं आगे पढ़ने जा रहा हूँ। तूफान और डाक गाड़ी के इंजनों को चिंगार उनकी अकेले रातों को की साथी थी। सेठ रामजी मल के मिल के कुछ लोग कभी कभी पास आ बैठते, वही उनका दायरा था, वही उनके साथी। वह जीवन अब उन्हें एक खोई निधि सा प्रतीत होता था। उन्हें लगा कि वह जिंदगी द्वारा ठगे गए हैं। उन्होंने जो कुछ चाहा उसमें से उन्हें एक बूंद भी न मिला। लेटे हुए वह घर के अंदर ही आते, विविध स्वरों को सुनते रहे। बहू और सास की छोटी सी झड़प, बाल्टी पर खुले नल की आवाज़, रसोई के बर्तनों की खटपट और उसी में से दो गौरवों का वार्तालाप। और अचानक ही उन्होंने निश्चय कर लिया कि आप घर की किसी बात में दखल न देंगे। यदि गृह स्वामी के लिए पूरे घर में एक चारपाई की जगह नहीं है तो वहीं पर रहेंगे। अगर कहीं और डाल दी गई तो वहाँ से चले जाएंगे। यदि बच्चों के जीवन में उनके लिए कहीं स्थान नहीं तो अपने ही घर में परदेसी की तरह रहेंगे। और उस दिन के बाद सचमुच बाबू कुछ नहीं बोले। नरेंद्र मांगने आया तो बिना कान पूछे उसे रुपए दे दिए। बसंती काफ़ी अंधेरा हो जाने के बाद भी पड़ोस में रही तो भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। पर उन्हें सबसे बड़ा गम यह था कि उनकी पत्नी ने भी उनमें कुछ परिवर्तन लक्ष्य नहीं किया। वह मन ही मन कितना भार ढो रहे हैं इससे वह अनजान ही बनी रही, बल्कि उन्हें पति के घर के मामले में हस्तक्षेप न करने के कारण शांति ही थी। कभी कभी कह भी उठती, ठीक ही है, आप बीच में न पड़ा कीजिए, बच्चे बड़े हो गए हैं,
हमारा जो कर्तव्य था कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शादी कर देंगे। गजाधर बाबू ने आहत दृष्टि से पत्नी को देखा। उन्होंने अनुभव किया कि वह पत्नी और बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन के निमित्त मात्र है, यानी धन उत्पन्न करने वाला एक व्यक्ति है। जिस व्यक्ति के अस्तित्व में से पत्नी मांग में सिंदूर डालने की अधिकारी है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, उनके सामने वह 2 वक्त भोजन की थाली रख देने से सारे कर्तव्यों से छुट्टी पा जाती है। वह घी और चीनी के डिब्बों में इतनी रमी हुई है कि अब वही उसकी संपूर्ण दुनिया बन गई। गजाधर बाबू के जीवन के केंद्र नहीं रह हो सकते। उन्हें तो अब बेटी की शादी के लिए भी उत्साह बूझ गया। किसी बात में हस्तक्षेप न करने के निश्चय के बाद भी उनका अस्तित्व उस वातावरण का एक भाग न बन सका। उनकी उपस्थिति उस घर में ऐसी असंगत लगने लगी जैसे सजी हुई बैठक में उनकी चरपाई थी। उनकी सारी खुशी एक गहरी उदासीन में डूब गई। इतने सब निश्चयों के बावजूद गजाधर बाबू एक दिन बीच में दखल दे बैठे। पत्नी स्वभावानुसार नौकर की शिकायत कर रही थी, कितना कामचोर है, बाजार की हर चीज़ में पैसा बनाता है, खाने बैठता है तो खाता ही चला जाता है। गजाधर बाबू को बराबर यह महसूस होता रहता था कि उसके घर का रहन सहन और खर्च उनकी हैसियत से कहीं ज़्यादा है। पत्नी की बात सुनकर लगा कि नौकर का खर्च बिल्कुल बेकार है। छोटा मोटा काम है, घर में 3 मर्द हैं, कोई ना कोई कर ही देगा। उन्होंने उसी दिन नौकर का हिसाब कर दिया। अमर दफ्तर से आया तो नौकर को पुकारने लगा। अमर की बहू बोली, बाबूजी ने नौकर छुड़ा दिया है। क्यों? कहते हैं खर्च बहुत है। यह वार्तालाप बहुत सीधा सा था, पर जिस टोन में वह बोली गजाधर बाबू को खटक गया। उस दिन जी भारी होने के कारण गजाधर बाबू टहलने नहीं गए। आलस्य में उठकर बत्ती भी नहीं जलाई। इस बात से बेखबर नरेंद्र माँ से कहने लगा, अम्मा तुम बाबूजी से कहती क्यों नहीं? बैठे बैठाए कुछ तो नौकरी छुड़ा दिया। अगर बाबूजी यह समझे कि मैं साइकिल पर गेहूँ आटा पिसाने जाऊँगा तो मुझसे यह नहीं होगा। हाँ अम्मा, बसंती का शोर था, मैं कॉलेज भी जाऊँ और लौट कर घर में झाड़ू लगाऊँ, यह मेरे बस की बात नहीं। बूढ़े आदमी हैं, अमर भुनभुनाया, चुपचाप पड़े रहें, हर चीज़ में दखल क्यों देते हैं? पत्नी ने भरे व्यंग में कहा। और कुछ नहीं सूझा तो तुम्हारी बहू को चौके में भेज दिया। वो गई तो 15 दिन का राशन 5 दिन में बना कर रख दिया। वो कुछ कहे इससे पहले ही वो चौके में घुस गई। कुछ देर में अपनी कोठरी में आई और बिजली जलाई तो गजाधर बाबू को लेटे देख बड़ी सिर पिटाई। गजाधर बाबू की मुख मुद्रा से वह उनके भाव को न लगा सकी। वह चुप आंखें बंद किए लेटे रहे। गजाधर बाबू चिट्ठी हाथ में लिए अंदर आए और पत्नी को पुकारा। वह भीगे हाथ लिए निकली और आंचल से पोंछती हुई पास आ खड़ी हुई। गजाधर बाबू ने बिना किसी भूमिका के कहा, मुझे सेठ रामजी मल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है। खाली बैठे रहने से 4 पैसे घर में आए वहीं अच्छा है। उन्होंने तो पहले ही कहा था, मैंने ही मना कर दिया था। फिर कुछ रुककर जैसे बुझी हुई आग में एक चिंगारी चमक उठी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैंने सोचा था कि वर्षों तुम सबसे अलग रहने के कारण अब अवकाश पाकर परिवार के साथ रहूँगा। खैर परसों जाना है, तुम भी चलोगी? मैं, पत्नी ने सकपका कर कहा, मैं चलूँगी तो यहाँ क्या होगा? इतनी बड़ी गृहस्थी और सियानी लड़की। बात बीच में काट कर गजाधर बाबू ने हताश स्वर में कहा, ठीक है तुम ही रहो, मैंने तो ऐसा ही कहा था। और गहरे मौन में डूब गए। नंदन ने बड़ी तत्परता से बिस्तर बांधा और रिक्शा बुला लिया। गजाधर बाबू का टीन का बक्स और पतला सा बिस्तर उस पर रख दिया गया। रात नाश्ते के लिए लड्डू और मठरी का डलिया हाथ में लिए गजाधर बाबू रिक्शा पर बैठ गए। दृष्टि उन्होंने अपने परिवार पर डाली, फिर दूसरी ओर दिखने लगे और रिक्शा चल पड़ा। उनके जाने के बाद सब अंदर लौट आए। बहू ने अमर से पूछा, सिनेमा ले चलिएगा? बसंती ने उछल कर कहा, भैया हमें भी। गजाधर बाबू की पत्नी सीधे चौकी में चली गई। बची हुई मठरियों को कटोरदान में रखकर अपने कमरे में लाई और कनस्तरों के पास रख दिया। फिर बाहर आकर कहा, अरे नरेंद्र, बाबूजी की चरपाई कमरे से निकाल दे, उसमें चलने तक की जगह नहीं है। ये तो कहानी है, कमाने वाला कमाते चला गया और ये लोग कमा रहे हैं। अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप लोग लिखो। पहला, गजाधर बाबू का चित्रण कीजिए। दूसरा, वापसी कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तीसरा,
उषा प्रियंदा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उनकी पढ़ाई लिखाई क्या थी? और क्वेश्चन मैं व्हाट्सएप के द्वारा तुम लोग को भेज दूँगा। अच्छा, तो मैं चलता हूँ और होमवर्क मैं आशा कर रहा हूँ तुम लोग कर लोगे। ठीक है, इसके पहले मैंने कुछ भेजा था, ये सेकेंड पार्ट है, क्योंकि पहला पार्ट मैं भेज चुका हूँ, दूसरा पार्ट मैं भेज रहा हूँ। ओके भाई, और पढ़ाई पर लेकिन ध्यान देना है। ठीक है, गुड बाय।